नमस्कार दोस्तों, सत्या क्लासेस क्लास 10 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी की बुक द्विघात समीकरण जो कि चैप्टर नंबर 4 में है उसको पढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम द्विघात समीकरण को पहचानना सीखेंगे और फिर द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों हम समीकरण के बारे में पढ़ें इससे पहले हम बहुपद के बारे में जानते हैं जो कि आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों बहुपद क्या होता है? बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनॉमियल कहते हैं और बहुपद की परिभाषा होती है एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पूर्ण संख्या का मतलब जैसे आपको पढ़ भी चुके हैं पहले, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 ये पूर्ण संख्याएं हैं। तो दोस्तों वह एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या होगी उसे बहुपद कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक बीजीय व्यंजक शब्द आता है। बीजीय व्यंजक क्या है? तो बीजीय व्यंजक की परिभाषा कह सकते हैं एक ऐसा व्यंजक जिसमें अंक व अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर दोनों आते हैं उसे बीजीय व्यंजक कहेंगे। दोस्तों जैसे कि ये अंक हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये सब अंक हैं और A, B, C और ये X, Y और Z ये क्या हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं। तो दोस्तों जब हम अंग्रेजी अंक और अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को प्लस माइनस हाथ चिन्हों के साथ लिखते हैं तो वो बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे यहाँ पे 4x लिख दिए तो ये बीजीय व्यंजक कहलाएगा, 4x + 5 ये लिख दिए ये बीजीय व्यंजक कहलाएगा। तो दोस्तों इस तरह से बीजीय व्यंजक क्या है ये समझ में आ गया। दोस्तों यहाँ पे जो अंक हैं ये अचर होते हैं और जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं जो यहाँ पे वो चर कहलाएंगे। अब यहाँ पे बीजीय व्यंजक को थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करते हैं। बीजीय व्यंजक और बहुपद में क्या समानता, क्या दोनों में अंतर है इस चीज़ को जानते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 4x + 5 एक ये बीजीय व्यंजक है, 5x² + 3x + 2 ये एक बीजीय व्यंजक है, 7x³ प्लस माइनस 2x⁻² + 3 ये बीजीय व्यंजक है। दोस्तों यहाँ पे 3 बीजीय व्यंजक लिखे गए हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये बीजीय व्यंजक तो तीनों को कहेंगे। अब इनमें से बहुपद कौन कौन से हैं? तो दोस्तों बहुपद हम उसे कहेंगे जिसके प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या हो। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं 2 पद है, यहाँ पे 3 पद है या इसमें भी 3 पद हैं। तो दोस्तों यदि प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या होगी उसे हम बहुपद कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों चर क्या है? जैसे x है चर, इसमें भी x चर है, इसमें भी x चर है, इसमें भी x चर है। अब हम देखें कि प्रत्येक पद में जो चर है उसकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए तभी बहुपद होगा। चलिए हम पहला देखते हैं एग्जाम्पल। इसमें क्या है? इसमें क्या जो चर है x इसकी घात कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे 1 मानते हैं, इसकी घात 1 है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें कोई चर नहीं लगा है तो हम घात 0 मानेंगे। यदि चर नहीं है तो उसकी घात 0, कोई घात नहीं लगी है, चर दिया है तो घात 1, और यदि चर ही नहीं है तो उसकी घात 0 मानेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो पहला जो बीजीय व्यंजक है इसमें चर की घात क्या 1 है और 0 है जो कि पूर्ण संख्या है, यानी इसके प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या, सो ये जो है एक बहुपद हो जाएगा, यानी ये बहुपद है। अगला देखते हैं, इसमें चर की घात क्या है? 2 है, इसमें चर की घात क्या कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, यहाँ पे चर ही नहीं तो इसकी घात क्या 0 मानेंगे। तो 2, 1, 0 ये क्या है? ये पूर्ण संख्या है, यानी इसके भी प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या है, सो ये बहुपद है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, इसमें चर की घात 3 है पहले में, इसमें चर की घात -2 है, इस वाले में देख रहे हैं -2 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसमें चर ही नहीं है तो उसकी घात 0 मानेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस बीजीय व्यंजक में 2 पद में तो चर की घात पूर्ण संख्या है पर 1 पद में पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं कहलाएगा। दोस्तों आपको फिर से मैं बता दूं कि प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या होगी तभी बहुपद कहलाएगा, नहीं तो केवल वो बीजीय व्यंजक रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये तीनों बीजीय व्यंजक हैं पर इनमें से ये 2 बहुपद हैं और ये बहुपद नहीं हैं। इस तरह से दोस्तों सभी बहुपद जो होते हैं, यदि बहुपद हैं
बहुपद हैं तो इसे हम बहुपद भी हैं, ये इसे बीजीय व्यंजक भी कहेंगे। ये बीजीय व्यंजक है किंतु इसे बहुपद नहीं कहेंगे। तो दोस्तों इस तरह से सभी बहुपद को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं, किंतु सभी बीजीय व्यंजक को बहुपद कहें ये जरूरी नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों ये समझ में आ गया आपके बीजीय व्यंजक और बहुपद। नेक्स्ट अब दोस्तों अब आपको थोड़ा सा बहुपद के बारे में और पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे px बराबर 0, px बराबर 0 है, ये एक बहुपद है। ये कौन सा? शून्य बहुपद कहलाएगा, शून्य बहुपद, 0 पॉलिनोमियल, ठीक ना दोस्तों। फिर अगला है px बराबर 4 लिखा हुआ, जैसे ये एक अचर बहुपद होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फिर अगला है दोस्तों चौथा नंबर तीसरा अगला और एग्जाम्पल इसमें देखते हैं 3x + 5। ये दोस्तों यहाँ पे ये शून्य बहुपद हुआ, ये अचर बहुपद हुआ। इसमें आप देख रहे हैं चर की घात कुछ नहीं लगा तो 1 मानते हैं। तो दोस्तों इसमें इसमें जो ये बहुपद है इसमें चर की अधिकतम घात 1 है। जो चर की अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात होगी। तो दोस्तों इस बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 है, यानी बहुपद की घात 1 है, तो उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद को इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। दोस्तों अगला देखते हैं हम 3x² + 5x + 2। इसमें अधिकतम घात क्या? 2 है, यानी ये द्विघात बहुपद कहलाएगा दोस्तों। द्विघात बहुपद यानी जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो दोस्तों इस तरह से बहुपद आपके समझ में आ गया है। अब हम समीकरण के बारे में देखते हैं, समीकरण क्या होता है। तो दोस्तों जब हम दो बीजीय व्यंजक के बीच बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो समीकरण प्राप्त होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखें, ये एक बीजीय व्यंजक है और यहाँ पे एक ये लिए एग्जाम्पल में ये भी एक बीजीय व्यंजक है। इस तरह से ये एक बीजीय व्यंजक और बराबर का चिन्ह लगा के दूसरा बीजीय व्यंजक लिखे, तो दोस्तों ये क्या समीकरण कहलाएगा। इस समीकरण में हम देख रहे हैं चर घात क्या है? 2 घात है ना, अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। दोस्तों ये कौन सा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। और द्विघात समीकरण का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c बराबर 0। दोस्तों जो x का गुणांक होता है उसको हम a से दर्शाते हैं, जो x² का गुणांक होता है उसको a से, जो x का गुणांक होता है उसको b से, जो कांस्टेंट पद होता है उसको c से दर्शाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से द्विघात समीकरण हुआ, द्विघात समीकरण का ये मानक रूप हुआ। यहाँ पे a b c जो हैं ये वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। वास्तविक संख्याओं के बारे में आपको बताया जा चुका है, ध्यान देना है दोस्तों। यहाँ पे a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि a का मान 0 है, यदि इसमें a का मान 0 है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इस तरह से ये द्विघात समीकरण भी आपके समझ में आ गया, इसका मानक रूप समझ में आ गया। दोस्तों अब हम कक्षा 10वीं की गणित की बुक जो है प्रश्नावली 4.1 में चलते हैं। ये 4.1 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। ये द्विघात समीकरण है या नहीं है ये बताना है। चलिए हम पहला क्वेश्चन इसका लेते हैं और जांच करते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है x + 1² बराबर 2x - 3। अब दोस्तों ये द्विघात समीकरण है या नहीं ये चेक करना है, तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि ये सॉल्व करके उसके मानक रूप में लाएंगे और देखेंगे कि ये है या नहीं है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं कि एक ये होता है सर्वसमीका a + b का होल स्क्वायर। ये सर्वसमीका होती है a का स्क्वायर + 2ab और + b²। दोस्तों ये जो है ये एक सर्वसमीका है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं कि ये जो है ये सर्वसमीका की तरह दिया है। अब यहाँ पे a की जगह क्या है? x है और b की जगह क्या? 1 है। स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दें। यहाँ पे a का मान x रखना, स्क्वायर तो स्क्वायर, 2 a का मान x और b का मान 1 का स्क्वायर तो 1। यहाँ x² 2 का गुणा x में तो 2x, 1 का गुणा 2x का फिर 1 में तो वही रहेगा, 2x ही रहेगा ये। दोस्तों अब इसकी जगह पे हम x² +
इसको सॉल्व करने पे क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और यहाँ से हम राइट साइड जो है, राइट साइड में देख रहे हैं कि ब्रैकेट लगा है, तो ब्रैकेट हटा देंगे सॉल्व करने के लिए। तो ब्रैकेट के पहले जो लिखा हुआ है उसका अंदर गुणा हो जाएगा जब ब्रैकेट हटाएंगे। तो 2 का गुणा x में तो 2x, 2 का गुणा 3 में तो 2 3 6। अब 2x सॉरी, अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये लेफ्ट साइड या राइट साइड, यदि लेफ्ट साइड राइट साइड में सेम चीज़ें हों तो क्या, यदि सेम हो और साइन सेम हो तो कट जाएगा। जैसे ये भी प्लस 2x, ये भी 2x प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर अब प्लस 1 बचेगा, और 6 उधर माइनस में है तो बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में हो गया। इधर इधर क्या बचता है, 0 बचता है। तो दोस्तों इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 6x 7 हो गया बराबर 0। अब देखिए ये हम यहाँ पे देखें कि इसकी ये जो है बीजीय व्यंजक है, और इसमें इसकी अधिकतम घात 2 है, सो ये द्विघात समीकरण होगा। इसको हम इसके मानक रूप जो होता है उसमें भी चेक कर लेते हैं ऐसे। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या a का मान, यहाँ पे गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से देख रहे हैं a का मान 1 है। अब b वाला यहाँ पे ये वाला पद नहीं है तो इसको हम क्या 0 लिख सकते हैं, और c वाला क्या 7। तो दोस्तों आपको जैसे बताया गया था कि a b c वास्तविक संख्या होनी चाहिए और a का मान 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो चलेगा, और b c का 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये जो है ये द्विघात समीकरण है। इस तरह से आपका ये क्लियर हो गया कि ये जाँच हो गई कि ये द्विघात समीकरण है। अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर है ये। इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, जांच करेंगे कि ये है या नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखते हैं, और बराबर में यहाँ पे -2 और 3 माइनस x। ये अब इसको जांच करते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो दोस्तों ये जो कहते हैं LHS लिखा हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो कोष्टक लगा, कोष्टक को हटाएंगे तो जो कोष्टक के पहले उसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2 का 3 में हो जाएगा 6 हो जाएगा, -2 का माइनस का माइनस में तो प्लस, 2 का x में तो 2x हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये -2x, ये माइनस में, ये प्लस में, इसलिए कैंसिल नहीं होगा। अब ये बराबर किधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, इधर प्लस में, इधर गया तो माइनस में। और दोस्तों ये 6 जो है, 6 उधर राइट साइड में माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, और इधर क्या 0 हो जाएगा। दोस्तों अब देख रहे हैं एक्स स्क्वायर 2 माइनस 2 कितना 4x हो जाएगा, और प्लस 6। अब देख रहे हैं कि ये जो है द्विघात समीकरण के मानक रूप ये होता है, तो इस फॉर्म में है। यहाँ पे a का मान 1 हो जाएगा, b का मान -4 और c का मान क्या 6 है। तो इस तरह से ये द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल और एक लेते हैं हम। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है इसमें 7वां नंबर है। तो x + 2 का होल स्क्वायर बराबर 2x और x स्क्वायर -1। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्यूब कर देते हैं, क्यूब है क्वेश्चन में ये। अब इसको सॉल्व करना है, जांच करना है कि द्विघात बहुपद है या द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हम इसको ये देखते हैं। ये जो है ये सर्वसमीका a + b का होल क्यूब के फॉर्म में है। तो इसका होता है a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब, ये होता है। तो दोस्तों अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें ये a की जगह x है, b की जगह 2 है, इसको क्यूब है तो क्यूब कर दिए, a का क्यूब हो जाएगा थोड़ा और लेफ्ट में से लिखते हैं जिससे पूरा आ जाए। a का मान x है, b का मान 2 है, इस क्यूब है तो क्यूब करना है यहाँ पे। अब a का मान क्या है x, क्यूब है तो क्यूब कर देना है। 3a का मान है x, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, b का मान क्या 2 है, 2 लिख दिए। 3a का मान है x, अब b का स्क्वायर है, b का मान 2 तो ये, और b का क्यूब यानी 2 का क्यूब। इस तरह से ये x का क्यूब हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6 x स्क्वायर हो जाएगा। ये 3x और ये 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 3 चको 12 x हो जाएगा, और ये 2 का क्यूब तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आपको
यहाँ पे जो LHS है इसकी जो वैल्यू आई उसको लिख देते हैं x³ 6x² और प्लस 12x प्लस 8। इस तरह से ये हो गया। अब इधर जो है राइट साइड में देखते हैं, तो राइट साइड में कोष्टक को हटाएंगे तो कोष्टक के पहले जो है उसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x का गुणा x² में, तो 2x और x² x³ हो जाएगा, 2x का 1 में तो 2x हो जाएगा, ठीक ना। अब नेक्स्ट, अब देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे x³ है और ये 2x³ है। ध्यान दीजिएगा, ये कैंसिल नहीं होंगे, यदि इससे ये भी x³ होता केवल तो कैंसिल हो जाता। अब इसको हम इधर लाएंगे तो -2x³ हो जाएगा पक्षांतर नियम से। नेक्स्ट, अब इधर क्या 6x² है, ये लिख दिए, और इधर क्या 12x² है, 12x है, और ये 2x, x वाले को x वाले के नज़दीक रख लेंगे तो 12x है, और ये 2x बराबर की इधर आएगा तो उधर माइनस में, इधर आया तो प्लस में 2x, और कितना इधर 8 बचता है, इधर क्या 0 हो जाएगा। तो x³ में 2x³ हटाएंगे तो निश्चित रूप से -x³ बचेगा, 6x² हो जाएगा, 12 और 2 कितना 14x प्लस 8। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ अधिकतम घात क्या 3 है, क्योंकि अधिकतम घात आप पढ़े हो कि द्विघात समीकरण में अधिकतम घात 2 होती है तो वही द्विघात समीकरण होता है। यहाँ पे अधिकतम घात 3 है, सो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह से हम इसको जांच कर सकते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो दोस्तों ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं, आपका ये जो 4.1 है तो इसमें एक क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, निम्नलिखित स्थितियों के द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, हमें केवल निरूपित करना है इसको। तो ध्यान दीजिए, इसको चलिए हम यहाँ पे निरूपित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, दुगुने से 1 अधिक है। तो दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं कि यदि आपको चौड़ाई मिल जाए तो चौड़ाई का दुगुना करके 1 और प्लस करेंगे तो लंबाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम पहले इसमें ये देखते हैं हमें क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों जो हमें अज्ञात राशि है उसको हम क्या चर x y से मानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सबसे अब देख रहे हैं कि यदि हमें चौड़ाई मिल जाए, चौड़ाई पता हो तो निश्चित रूप से उसका दुगुना करके 1 प्लस करेंगे तो लंबाई मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे सोल्यूशन सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x, किसमें मीटर में दिया है दोस्तों, तो मीटर में लिखेंगे, x मीटर है। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, आप मीटर में लिख लिए x। नेक्स्ट है, अब इसको आगे जब चौड़ाई x है तो तब यहाँ पे लिखेंगे, तब भूखंड की लंबाई, दोस्तों भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगी, इसका दुगुना करना है, चौड़ाई का दुगुना करना है, 1 प्लस करना है, ये भूखंड की लंबाई हो जाएगी। समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि चौड़ाई x है तो उसका दुगुना करके 1, दुगुने से 1 अधिक है तो दुगुना करके 1 प्लस कर दिए, ये भूखंड की लंबाई आ गई। नेक्स्ट, अब हमें क्या कर, अब देखिए इसका क्या क्षेत्रफल कहता है, भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो दोस्तों यहाँ पे भूखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में दिया है भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर है, 528 मीटर स्क्वायर दिया है। तो दोस्तों भूखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आयताकार भूखंड है तो भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 528। अब यहाँ पे लंबाई क्या दिया है दोस्तों, 2x, लंबाई 2x प्लस 1 और चौड़ाई क्या है
x है बराबर 528। दोस्तों अब यहाँ पे कोष्टक हटाएंगे तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2x, x का गुणा 2x में तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और x का गुणा 1 में होगा तो ये x, और बराबर 528। तो दोस्तों इस तरह से 2x स्क्वायर प्लस x और 528 इस साइड आएगा, राइट लेफ्ट साइड, तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, उधर प्लस में कोई साइन नहीं तो प्लस माना जाएगा, प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, इधर बराबर में 0। इस तरह से दोस्तों आप देख रहे हैं कि वर्ग समीकरण द्विघात समीकरण ये जो दिया गया था क्वेश्चन, तो इसको आप द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिए। तो दोस्तों आप अभी इसके पहले जैसे बताया गया था कि द्विघात समीकरण जो है, द्विघात समीकरण का इसका क्या दैनिक जीवन में यूज़ है। तो दोस्तों द्विघात समीकरण का यूज़ हमें इसी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें द्विघात समीकरण की आवश्यकता होती है। इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए द्विघात समीकरण का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण का उपयोग हम कैसे करते हैं दैनिक जीवन में। तो इसके बाद एक क्वेश्चन दोस्तों आपको मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं। दोस्तों क्वेश्चन है, देखिए सेकंड, इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 है। 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसको हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो ध्यान दीजिएगा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यदि रोहन की आयु हमें पता चल जाए, 26 वर्ष ज़्यादा कर देंगे तो रोहन की माँ की आयु आ जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमें इसको सॉल्व करना है। जैसे लिखेंगे क्या, माना, दोस्तों इसमें जो अज्ञात राशि उसको हम मान लेते हैं। जैसे माना क्या, माना रोहन की आयु, रोहन की वर्तमान यानी आज की, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x, माना रोहन की वर्तमान आयु x है, सॉरी x वर्ष लिख लेते हैं, रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब जब रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, उससे 26 वर्ष ज़्यादा है। तो यहाँ पे तब लिखेंगे, तब रोहन की माँ की वर्तमान आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, रोहन की आयु x है तो रोहन की माँ की आयु 26 वर्ष हम एक्स्ट्रा कर देंगे, क्योंकि दिया है क्वेश्चन में कि रोहन की आयु से 26 वर्ष बड़ी है माँ उसकी, इतना, ये हो जाएगी रोहन की माँ की आयु। फिर दोस्तों इसमें आगे क्या कहता है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। 3 वर्ष पश्चात, तो दोस्तों पश्चात यानी बाद होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु। दोस्तों आज रोहन की आयु वर्तमान यानी आज, वर्तमान में होता है आज रोहन की आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 3 जुड़ जाएगा इसमें। फिर रोहन की 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, दोस्तों आज रोहन की माँ की आयु x + 26 है, 3 वर्ष बाद 3 और जुड़ जाएगा, मीन्स x + 26 और 3 29 वर्ष, ये 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद फिर अब यहाँ पे क्या कहता है, 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल 360 है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कहता है कि दोनों की आयु का गुणनफल, 3 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल, ये 3 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो दोस्तों
नेक्स्ट अब इसका हम गुणा करेंगे। देखिए यक्स का गुणा यक्स में तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, यक्स का गुणा 29 में होगा तो 29 यक्स हो जाएगा। ठीक ना, यक्स का दोनों में हो गया ना। अब 3 का यक्स में करेंगे तो 3 यक्स हो जाएगा, 3 का 29 में करेंगे तो 3 का 29 में तो 3 9 27 के साथ हासिल आए 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ये 87 हो गया। और ये 360 उधर माइनस कोई साइन नहीं है तो प्लस में माना जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट यक्स स्क्वायर प्लस 29 यक्स और 3 यक्स, दोनों का साइन सेम है तो जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा 29 और 3 32 यक्स। और ये देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन अपोजिट हो रहा है दोनों का, ये प्लस में है ये माइनस में। जब अपोजिट साइन होता है तो क्या घट जाएगा। 300 बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं, 360 में 87 घटाएंगे तो 10 में 7 गया 3 और इससे हासिल लेके ये 10 हुआ था तो ये कितना हो जाएगा 5, यानी 15 में 8 गए 7 और यहाँ पे 273 आएगा। तो दोस्तों 273 आता है। अब बड़ी संख्या में माइनस है इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन का लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे 273 बराबर क्या 0। अब आप देख रहे हैं कि ये द्विघात समीकरण के रूप में इसको भी हम निरूपित कर दिए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि प्रश्नावली 4.1 आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। दोस्तों अब नेक्स्ट आपको इसी तरह से 4.2, 4.3 पूरा सॉल्व करवाएंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें, जिससे कि 4.2 और 4.3 ऐसी वीडियो जब बना के अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।